क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं फास्ट एपीआई। लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली थी और एक बेसिक सी एपीआई बनाई थी और आज इसे हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए। तो सबसे पहले मैं अपने सर्वर को रन कर देता हूं। तो मैं आता हूं टर्मिनल पे, लिखता हूं यूवी कॉन स्पेस फाइल का नाम है मैन। तो मैं लिखता हूं मैन कॉलन कॉलन के बाद है ऑब्जेक्ट का नाम है ऐप। मैं लिखता हूं यहाँ पर ऐप, फिर हाइफन हाइफन रीलोड। मैं अपने सर्वर को रन करता हूं। मेरा सर्वर रन हो चुका और रन होने के बाद मैं अपनी यूआरएल को करता हूं कॉपी। लास्ट टाइम हमने इसको ब्राउजर के ऊपर टेस्ट किया था, इस बार हम इसे थंडर क्लाइंट के ऊपर टेस्ट करेंगे। और अब मुझे टर्मिनल की जरूरत नहीं, तो इसको मैं हाइड करता हूं। थंडर क्लाइंट के ऊपर आता हूं, न्यू रिक्वेस्ट बनाता हूं। न्यू रिक्वेस्ट के बाद इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं हाइड करता हूं, इसको भी हाइड करता हूं। और यहाँ पर मैं अपनी रिक्वेस्ट को, जो कि गेट की रिक्वेस्ट है, इसको सेंड करता हूं। मुझे मेरी जो एपीआई है हिट हो चुकी है, मतलब हमारा सर्वर अप हो चुका है, हमारी एपीआई भी काम कर रही है। अब हम आ जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्यूटोरियल। देखो मैंने लिखा, यहाँ पे आ गया यूजर गाइड। मैं यूजर गाइड के ऊपर आ गया। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया था, जो कि अभी हम देख भी रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद मैं आता हूँ पाथ पैरामीटर्स के ऊपर। तो पाथ पैरामीटर्स के बारे में ये कहता है, यू कैन डिक्लेयर पाथ पैरामीटर्स और वेरिएबल विद द सेम सिंटेक्स यूज बाय पाइथन फॉर्मेट। अच्छा, पाथ पैरामीटर के जरिए हम क्या काम करते हैं? पाथ पैरामीटर के जरिए ये जो यूआरएल है ना, इस यूआरएल से डेटा को गेट कर सकते हैं। किस तरह से गेट करेंगे? देखो, है तो कॉपी पेस्ट। मैं यहाँ से चाहूं तो कॉपी पेस्ट करके आपको बता दूं, लेकिन मुझे इसको फर्स्ट टाइम आपको टाइप करके बताना पड़ेगा ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए। नॉर्मली आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ अपने कोड के ऊपर। कोड के ऊपर आने के बाद हम बनाते हैं एक एपीआई। एपीआई तो कॉपी पेस्ट करने का हमारा हक बनता है। मैं इसको करता हूँ कॉपी और करते हैं पेस्ट। हमारी एपीआई बन गई। खामखा आप परेशान होते हैं कि एपीआई हमसे नहीं बनती, देखो बन गई एपीआई, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने यहाँ पे राउट डिफाइन किया अपना। राउट आपका कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम्स। आइटम्स के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन का नाम चेंज। आपका जो मन करे वो नाम रखे, मैंने कहा आइटम्स। ठीक है, आइटम्स ही नाम रख दिया। उसके बाद मैंने इसको कहा रिटर्न। रिटर्न में क्या करना है भाई? रिटर्न में करना है क्या? रिटर्न में फिलहाल आइटम्स ही लिख देता हूँ ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूं अभी के लिए, क्या मेरी एपीआई ठीक से काम कर रही है। मैं अपने इस राउट के ऊपर हिट करता हूं और देखता हूं क्या हमें रिटर्न में आइटम्स मिल रहा है या नहीं। तो मैं न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर आता हूं, स्लैश आइटम्स, और इसके ऊपर मैं सेंड करता हूं रिक्वेस्ट। यहाँ पे मुझे मेरा डेटा मिल रहा है। इसका मतलब कि मेरी जो है एपीआई बिल्कुल ठीक है। तो अब ये क्या कहते हैं, हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आए। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई आप जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर करो अपने राउट के अंदर। किस तरह से डिक्लेयर होगा? ये तरीका कार है डिक्लेयर होगा। तो जब हम अपने राउट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस राउट के अंदर, उस पोजीशन के अंदर हम जो भी डेटा पास करेंगे वो डेटा हमारे वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद उस वेरिएबल को हमें एज इट इज पैरामीटर में पास करना है और पैरामीटर में पास करने के बाद उसको हम जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं, इसको बनाते हैं। तो हम अपने राउट के अंदर, राउट क्या है हमारा? आइटम्स। मैं कहता हूं कि आइटम्स के बाद जो भी डेटा हो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूं आइटम अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, मैंने क्या कहा? आइटम्स के बाद जो भी इस यूआरएल के अंदर डेटा होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। और मैंने क्या किया, जब मैंने वेरिएबल बनाया तो इस वेरिएबल को मैंने एज पैरामीटर भी पास कर दिया। ठीक है, पैरामीटर पास करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। सिर्फ ये जानने के लिए इसको मैंने रिटर्न भी कर दिया, ये जानने के लिए कि आया जो भी यूआरएल में आइटम के बाद मैं पास करूंगा इसको, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। और स्टोर होने के बाद क्या वो पैरामीटर में जा रहा है, और पैरामीटर में जाने के बाद क्या वो रिटर्न हो रहा है या नहीं। मैं सेव करता हूं, अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर आता हूं और आइटम्स के बाद मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो मैं यहाँ पे आइटम्स के बाद कुछ भी डेटा लिख सकता हूं। मैं लिखता हूं 1 2 3 और सेंड करता हूं। तो देखो मुझे मेरा डेटा मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आइटम्स के बाद, ये है हमारा आइटम्स, इसके बाद हम जो भी पास करेंगे यहाँ पर वो डेटा हमारे वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और उस वेरिएबल को हमने पास कर दिया
पैरामीटर में अपने फंक्शन की, और उस पैरामीटर में पास करने के बाद इसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में है आईडी, आईडी की वैल्यू है आइटम अंडरस्कोप आईडी। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से रिक्वेस्ट भेजू, मुझे देखो ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिसको मिटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिलाल, सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया। मुझे ये बात समझ में आ गई कि आइटम के बाद यहाँ पर मैं जो भी चीज पास करूंगा, जो भी डेटा पास करूंगा, वो मुझे जो है आइटम अंडरस्कोप आईडी के अंदर मिल जाएगा, और उसके बाद मैं उसको जहां चाहूं यूज कर सकता हूं। और अगर आपको ये डेटा किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है तो यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखना होगा। यहाँ पे वो एक लाइन होगी जो कि जिस भी डेटाबेस की वो फंक्शन होगा उसके अंदर आप ये डेटा पास करेंगे तो वो डेटा वहां पर जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको जो चीज रिटर्न करवानी है आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए ये चीज लिखी थी। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई। हमने देख लिया कि यूआरएल के अंदर वेरिएबल क्यों डिफाइन करते हैं और किस तरह से डिफाइन करते हैं। दोबारा हम आ जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे कि हमने भाई ये वाला स्टेप जो है ना कर दिया। सेम स्टेप है, यही काम हमने किया है कि अपने राउट के अंदर वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को पैरामीटर में पास किया, पैरामीटर में पास करने के बाद इसको हमने एज एक ऑब्जेक्ट के तौर पर रिटर्न कर दिया। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये कहता है कि भाई ये जो पैरामीटर है ना इसको इंटीजर कर दो, इसकी टाइप को इंटीजर कर दो। अब इसका क्या मकसद है ये समझते हैं। मैं दोबारा कोड पे आता हूं, रिक्वेस्ट के ऊपर आता हूं, और यहाँ पे मैं अगर बिलाल पास करता हूं तो मुझे बिलाल मिल रहा है। यहाँ पे मैं अगर कोई आईडी पास करता हूं तो मुझे आईडी मिल रही है। कहने का मकसद है यहाँ पे अगर मैं इंटीजर पास करूं तो मुझे इंटीजर मिल रहा है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करता हूं तब भी मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है, कोई इसके ऊपर वैलिडेशन नहीं। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर सिर्फ इंटीजर एक्सेप्टेबल हो, स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं हो। मैं यहाँ पर आता हूं, इसको कुछ भी नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ मुझे लिखना है इंट। मतलब कि मैंने इस पैरामीटर की टाइप डिफाइन कर दी कि भाई इस पैरामीटर की टाइप जो है इंटीजर है। सेव करता हूं, रिक्वेस्ट के ऊपर आता हूं, यहाँ पे आईडी दी हुई है, रिक्वेस्ट सेंड करता हूं। यहाँ पे देखो मुझे अब जो है इंटीजर में वैल्यू मिल रही है। इससे पहले स्ट्रिंग में मिल रही थी, अब इंटीजर में मिल रही है। अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं रतन, सेंड करता हूं, वो कहता है कि भाई आइटम के बाद, आइटम स्लैश के बाद जो एक्सेप्टेबल डेटा है वो है इंटीजर। ठीक है, जो भी डेटा है स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, इंटीजर एक्सेप्टेबल है। अब क्यों इंटीजर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया कि भाई इसकी जो वैल्यू है इस पैरामीटर की वो इंटीजर ही होगी। यहां तक भी बात समझ में आ गई। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, आते हैं, ये एरर हमें भी आ गया था, हमने इससे पढ़ भी लिया। और स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये कहते हैं कि आप अपने अगर यूआरएल के अंदर आखिर में डॉक्स लिखेंगे तो आपको इसकी जो है ना सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, जो जो एपीआईज आपने बनाई है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये देखो हमारी यूआरएल है, क्या है हमारी यूआरएल, वही जो हमारे सर्वर ने हमें दी है, बस उसके आगे स्लैश डॉक्स लिखा हुआ है। तो इसके अंदर दो एपीआई बनी हुई है, एक एपीआई हेलो की थी। अगर मैं इसके अंदर आ जाऊं तो यहाँ पे इस एपीआई के सारी जन्म कुंडली लिखी हुई है कि भाई एपीआई जो है क्या वैल्यू एक्सेप्ट करती है, क्या रिटर्न करती है, कौन सा डेटा एक्सेप्ट करती है, कौन सा डेटा एक्सेप्ट नहीं करती, और इसका रिस्पॉन्स क्या है। इसको अगर ट्राई करना चाहे तो यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। लाइक ट्राई आउट करूं अगर मैं इसे और एग्जीक्यूट करूं तो मुझे मेरा डेटा मिल जाना चाहिए, जो कि मिल गया कि भाई इसका डेटा है, रिस्पॉन्स में रतन लाल आ रहा है और इसका रिस्पॉन्स जो है 200 कोड है इसका, और ये इसकी बाकी की डिटेल है कि इसकी लेंथ कितनी है, कंटेंट टाइप क्या है, डेट क्या है, सर्वर क्या है, यूनिकॉर्न सर्वर है जिसके ऊपर ये चल रहा है। तो ये जितनी भी हम एपीआई बनाएंगे, जब हम इस राउट के ऊपर आएंगे डॉक्स के ऊपर, तो ये उन तमाम एपीआईज को विद उनकी जन्म कुंडली शो कर देगा। यहां तक भी बात समझ में आ गई। दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि आप जो है ना इस एपीआई को यहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं, तो इसको आप ट्राई आउट करके जरूर टेस्ट करना। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आप इसको ट्राई आउट करेंगे तो ये तमाम चीजें यहाँ पे जो भी आईडी आप पास करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे यहाँ पे देखो आईडी 1 2 मिल रही है। ठीक है, जो डेटा मुझे वहां मिल रहा था मुझे वही डेटा यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 2 पास करूं, यही काम यहाँ भी कर देते हैं ताकि दोनों के दोनों पैरेलल चलते जाए।
यही काम यहाँ पे किया, ID12 मिल गई, और यही काम हमने UI पे किया, यही चीज हमें रिजल्ट मिल गया, तमाम चीज एज इट इज वही है। तो ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन भी हमें बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे। कितना आसान है, देखो है सारा कॉपी पेस्ट, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, रीडॉक को रीड कर देना, फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अच्छा यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो नॉर्मली एपीआई बना के उसके अंदर दोबारा वही काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जो टाइप है स्ट्रिंग होगी। अच्छा, ये भी बात देख लेते हैं। यहाँ पे हम कोड के ऊपर आते हैं। इस बार ये कह रहे हैं कि भाई टाइप जो है ना इंटीजर नहीं होगी, अब होगी स्ट्रिंग। सेव करते हैं और आ जाते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर, और यहाँ पे अब हम आईडी को करते हैं बिलाल, सेंड करते हैं, हमें एरर नहीं मिला, हमें एरर नहीं मिला, बात सही है। अब हम इसको करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भाई आइटम के बाद जो भी डेटा है उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। उससे पहले जब हम बिलाल दे रहे थे, जब उसकी टाइप हमने इंटीजर रखा था, पैरामीटर की टाइप, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि भाई यहाँ पे इंटीजर ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देते हैं और इस रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। देखो अब स्ट्रिंग जब हमने टाइप दी तो एरर नहीं आ रहा, बट फर्क क्या हो रहा है कि अब वो हमारी वैल्यू को एज स्ट्रिंग काउंट कर रहा है। अब वो नंबर में नहीं लिख रहा, स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो जो भी डेटा पास करेंगे, ख्वाह वो इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, वो इसको स्ट्रिंग ही काउंट करेगा। अगर यहाँ पे हम इंटीजर लिखेंगे तो वो जो है एक्सेप्टेबल होगी सिर्फ इंटीजर के लिए, स्ट्रिंग के ऊपर एरर आ जाएगा। यहां तक भी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर ठीक है, नॉर्मल वो रिक्वेस्ट कर रहा है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। एनम के ऊपर हम नहीं आते। नॉर्मली ये क्या कर रहा है कि एक एनम बनाया है, क्लास बनाई है एनम की, उसके अंदर एक एनम बनाया है, और एनम को जो है इन्होंने एस पैरामीटर में, यहाँ पर एस पैरामीटर में मॉडल पास किया है, और कुछ भी नहीं किया। तो हम फिलहाल इसके ऊपर नहीं आते, इसके ऊपर हम डिटेल में आएंगे जब हम क्लास के तौर पे इसे पढ़ेंगे, पाइडेंटिक भी लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इग्नोर करके। ये भी एनम वाली है मिसाल, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनम को हम इग्नोर कर रहे हैं, एनम हमें फिलहाल नहीं देखना। अच्छा अच्छा, आगे आगे। अच्छा, अब आ गया फाइल पाथ। फाइल पाथ में ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो एपीआई है, चला अच्छा अब तो कॉपी करना हमारा हक बनता है ना, तो हम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि आप जो है एज अ फाइल पाथ भी इसको पास कर सकते हैं। किस तरह पास कर सकते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है ना myfile.txt, तो इसको अगर मैं कॉपी करूँ, चलो कॉपी नहीं भी करते, हम एक एपीआई बना देते हैं। हमने कहा कॉपी, इसको एपीआई को कॉपी किया, पेस्ट किया, एक और एपीआई बन गई, और एपीआई में आइटम की जगह मैंने लिख दिया फाइल, फाइल, और फाइल के अंदर मैंने कहा फाइल अंडरस्कोर पाथ, और इसको मैंने कहा कि भाई ये पाथ है। कॉलन के बाद मैंने इसको बता दिया कि भाई ये जो फाइल पाथ है ना, इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो कोई पाथ होगी, वो कहाँ पे होगी? फाइल के बाद जो भी हम इसको पाथ देंगे वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, वेरिएबल को करते हैं कॉपी। देखो वेरिएबल इसमें सिर्फ फाइल पाथ ही वेरिएबल है, ये पाथ जो है इसकी टाइप है, हम इसको बता रहे हैं कि भाई इसकी टाइप पाथ होगी। हमने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद वही काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर दे देते हैं, पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद इसको करते हैं यहाँ पे पाथ, पाथ के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं, सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, ये कह रहा है इसकी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग कर दो, तो ठीक है स्ट्रिंग भी कर देते हैं भाई इसकी टाइप, क्योंकि आमतौर पे ये स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग कर दिया, सेव कर दिया। एक एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि दो नाम की एक ही फंक्शन है, हमने इसको 2 कर दिया, सेव कर दिया, एरर चला जाएगा। ओके, एरर चला गया। अब हम जो है इसको हिट करते हैं, तो हम आते हैं यहाँ पर, इसको आने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं अपना राउट का नाम, राउट का नाम है फाइल, फाइल के बाद है स्लैश, स्लैश के बाद abc.txt। ठीक है, ये कोई फाइल का पाथ है कि भाई इस लोकेशन पे ये फाइल रखी हुई है, और इसके साथ हम इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखो ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है ना। तो इसके अंदर टेंशन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन में सारा कॉपी पेस्ट है। कोड इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझाना मकसद है। अच्छा, ये बात हो गई, यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई खत्म, फाइल पाथ पैरामीटर्स की यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो गई, लेकिन मुझे कुछ आपको इजाफी चीजें भी बतानी है।
तो मैं आ जाता हूं मेन के अंदर। मेन के अंदर आने के बाद मैं एक और एपीआई बनाता हूं। इस एपीआई को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एपीआई बनाते हैं। टेस्ट कर दिया। टेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे आइटम नाम चेंज कर दिया 3 ताकि हमें एरर ना मिले। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है ना, ये वेरिएबल, इस वेरिएबल को हम इस राउट के अंदर मल्टी टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मल्टी वेरिएबल भी बना सकते हैं और कहीं भी बना सकते हैं। अभी हमने इस राउट के आखिर में वेरिएबल डिफाइन किया है। अब मैं क्या करता हूं, इस राउट के शुरू में एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं। मैंने वेरिएबल डिफाइन करने के लिए क्या है, कर्ली ब्रैकेट, फिर मैं लिखता हूं प्रोडक्ट, वेरिएबल का नाम लिख दिया। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और इस तरह इस प्रोडक्ट को किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आता हूं पैरामीटर में, इसको पास कर देता हूं। पास करने के साथ मैं इसको कहता हूं इसकी टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैंने क्या किया कि ये जो राउट है, ये जो मेरा राउट है, इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं। एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है आइटम से पहले और एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है आइटम के बाद। तो अब मैं इसको कह रहा हूं कि आइटम से पहले जो भी वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट की वैल्यू कहलाएगी और आइटम के बाद हम जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे वो हमारी आइटम आईडी की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। प्रोडक्ट नेम क्या है भाई, प्रोडक्ट नेम होगी प्रोडक्ट। सेव कर दिया। ये जानने के लिए कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, तो हम आते हैं अपनी रिक्वेस्ट के अंदर, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद अब हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट। हमारी प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी हो सकती है, हम कुछ भी नाम दे देते हैं। हम कहते हैं हमारी प्रोडक्ट का नाम है प्राइस स्लैश, फिर था आइटम्स। ठीक है, आइटम्स स्लैश, फिर थी आईडी। आईडी हम दे देते हैं इस बार 7। सेंड करते हैं और देखो हमें हमारा डेटा मिल गया। बात समझ में आ गई कि आइटम के जो बाद आएगी वैल्यू वो हमारी आइटम आईडी होगी और आइटम से जो पहली हम वैल्यू डेटा पास करेंगे वो हमारी प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने यही रूल डिफाइन किया है कि आइटम से जो पहले वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट होगी और आइटम के बाद जो वैल्यू होगी वो हमारी आईडी होगी। और आईडी जो है इंटीजर होना जरूरी है और प्रोडक्ट स्ट्रिंग होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम इस डेटा को कुछ किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं और इस सिनेरियो में हमने इस डेटा को सिर्फ रिटर्न किया है। अगर आपको किसी डेटाबेस में भेजना है तो इसके बाद आप उसको डेटाबेस में कॉन्फ़िगर करके इजीली भेज भी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ तक एक और बात हमें समझ में आई कि हम एक राउट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं और उन वेरिएबल को हम उस राउट के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसको आखिर में भी यूज कर सकते हैं, उसको शुरू में भी यूज कर सकते हैं, उसको सेंटर में भी यूज कर सकते हैं, जहां आपका मन करे वहां यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।